नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और पहले हम इसकी एक्सरसाइज करने से पहले इसके जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो देखेंगे। जैसे कि द्विघा पॉलिनोमियल होता क्या है, इसकी घात क्या होती है, इसका जो फ्रैक्शंस है वो कैसे करते हैं, और जैसे इनके जो फंडामेंटल कोफिशिएंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, शून्यांक या जीरोस क्या होते हैं। सॉरी, साउंड आ रहा है, इसके लिए सॉरी। और उनके शून्यांकों और उनके जो कोफिशिएंट है एक उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ग्राफ के ऊपर शून्यांक कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। तो आज के लिए जो है पूरा चैप्टर का जो बेसिक है वो रहेगा, जो कि आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल ठीक है, यानी कि बहुपद। पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद का सीधा सा अर्थ है कि ऐसी इक्वेशन, यानी कि ऐसी कोई भी जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, दो या दो से अधिक पद हो। अब पद क्या होते हैं, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी हुई, मान लो x लिखा हुआ है, px मान लो ये इक्वेशन है, यहाँ पर x है, ये सिर्फ एक इक्वेशन है, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही पद आ रहा है जो कि x है। और अगर ऐसे लिखी हुई हो जैसे px बराबर x + 2 या x + 5 या 2x + c, ऐसा कुछ भी लिखा हो, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा पद आ रहे हैं, एक तो x आ रहा है, दूसरा c आ रहा है जो कि कांस्टेंट रहता है। तो ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक बेसिक चीज़ है। जो भी लिखना होगा मैं खुद बता दूंगा। जैसे कि अब इसको आप लिख सकते हैं जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में लिखे तो बहुपद की घात लिख सकते हैं इसको, बहुपद की, ठीक है, की घात, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। जैसे मान लो कोई बहुपद लिखा हुआ है, 3 बहुपद मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। सबसे पहले लिख देता हूँ 2x + 5, दूसरा लिख देता हूँ x² + 3x + 4, ऐसे लिख देता हूँ। अगला लिख देता हूँ 2x का क्यूब प्लस x² + 5x + 7, इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। या यहाँ लिख देता हूँ 6, ठीक है। तो इसमें जो बहुपद की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, उसमें हमें एक ही चीज़ देखनी होती है कि x की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ x, ठीक है। x के ऊपर कितनी घात लगी है, जैसे 1 लगी है तो, या 2 लगी हो या 3 लगी हो, ये हमें ध्यान रखना है सबसे पहले, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या है, x की पावर 1 है, क्योंकि घात लगी हुई नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, x की पावर 1, ठीक है। इसमें x की पावर क्या है, 2, और इसमें x की पावर 3 है, ठीक है। तो यही जो घात होती है इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। 3 डिग्री पॉलिनोमियल।
इस तरह से पढ़ेंगे। और इनका जो नाम होता है वो आपको मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लो सिंपल x है या x की पावर 1 है, तो इक्वेशन क्या होगी, तो x प्लस 1। ये एक इक्वेशन मान लीजिए जनरल। x की पावर 2 की इक्वेशन बनाते हैं कोई, तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये इक्वेशन हमने लिख दी। ठीक है, x की पावर 3 है तो इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये इक्वेशन हमने लिख दी। अब क्या होता है कि अगर x की पावर 1 है तो हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इसकी घात 2 है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, रेखीय। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रेखीय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आप जानते क्या होता है, बहुपद होता है, तो रेखीय बहुपद बोल देंगे। दूसरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक। इसमें क्या 2 घात है तो इसको क्या बोल देंगे, द्विघातीय पॉलिनोमियल या बहुपद। इसको बोलेंगे हम त्रिघातीय। ठीक है, इस तरह से हम इसकी घात को चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल की घात कितनी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी दूर हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं हम, जो कि पॉलिनोमियल में काम आने वाला है। अब हम देख लेते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं क्योंकि आप 8th 9th में आपने पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा और 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होगा, गुणनखंड या फ्रैक्शन, क्योंकि ये आगे आपके काम आने वाला है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, आपको एक कॉपी में ये सब चीज़ें लिखनी है, क्योंकि कभी भी आप अगर भूल जाए तो उसको तुरंत देख लें। अगर आप यहाँ देख के छोड़ देंगे और फिर भूल गए तो फिर से आपको वीडियो ही ढूंढनी पड़ेगी। अगर लिखा रहेगा तो आपकी कॉपी में वो आसानी से मिल जाएगा। तो गुणनखंड देख लेते हैं हम। तो पहले तो हम जो है अंकीय जो शब्द होते हैं, अंकीय जो संख्याएं होती है जिसमें कि x y वगैरह ऐसे कुछ भी आता नहीं है, उसका जो गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या हम 216 ले लेते हैं। ठीक है, इसके हमें फ्रैक्शन करना है, यानी कि इसको अलग अलग भागों में तोड़ना है। फ्रैक्शन का सीधा सा मतलब है अलग अलग भागों में तोड़ना और गुणा करने की फॉर्म में। ऐसे नहीं कि जैसे 2 + 2 ऐसे नहीं तोड़ सकते इसको। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड है, ऐसे खंड जिनका गुणा करने पर वो संख्या आ जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो किसी भी संख्या के ऐसे खंड, यानी कि उसके ऐसे छोटे छोटे भाग जिनको गुणा करने पर वो संख्या आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो इसका फ्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 1 में नहीं जा रहा है तो 0, 16 में 8 बार, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 54, उसके बाद फिर 2 से 27 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से वापस 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। तो 216 का जो गुणनखंड है वो कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 3, ये सारे जो है इसके गुणनखंड हो। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये इसके गुणनखंड या फ्रैक्शन हो गए। लेकिन जब एलजेब्रिक आ जाता है, एलजेब्रिक आपने सुना होगा जिसमें अल्फाबेट वेट आ जाता है इक्वेशंस के अंदर, जो कि कैसे होती है, ax² + bx + c, इस तरह से होती है। तो इसमें क्या होता है, जब गुणनखंड हम करते हैं तो जैसे मैंने एक इक्वेशन ली थी पिछले उसमें, तो x² + 7x + 10, ये एक इक्वेशन ली थी। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, ये पेन थोड़ा हल्का दिख रहा होगा आपको।
ठीक है, ब्लैक से लिख लेते हैं। तो एक ये अपने इक्वेशन ली थी पी एक्स बराबर, इसका जो है गुणनखंड हम कैसे निकालते थे, इसके टुकड़े करते थे। 8th और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो इसके हम टुकड़े करते थे। 7 के को इस तरह से हम तोड़ते थे कि उसका प्लस या माइनस करने पर 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या लाना है, हमें 10 लाना है, तो हम 10 के फ्रैक्शन कर देंगे, और जो 10 के फ्रैक्शन होंगे उसमें चेक करेंगे क्या वो 7 के लिए लागू होता है या नहीं। जैसे 10 के फ्रैक्शन हम करते हैं, 10 को लिखा, 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 से 1 बार घट गया, ठीक है। तो इसके फ्रैक्शन क्या हो गए, 2 गुणा 5 हो गए। अब हमें क्या करना है, 7 को इस तरह से तोड़ना है कि इंटू करने पर तो 10 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो 7 को हम क्या लिख दें, 5x प्लस अगर हम लिखते हैं 2x, तो 5 और 2 तो 7 होता है, और 5 दूनी 10 होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया कि 10 का फ्रैक्शन 5 गुना 2, और इन दोनों को जोड़ के देखा तो 7 आ रहा है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हम फ्रैक्शन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम लिख देंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसमें से कॉमन लेंगे x प्लस 5 बचेगा, x में से एक x बाहर जाएगा तो x बचेगा, इसका x बाहर चला गया तो 5 बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x बचेगा, 2 पंजे 10, तो यहाँ 5 बचेगा। अब फिर से इन दोनों में कॉमन है, तो इसको x प्लस 5 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा 2, तो x प्लस 2 हो गया। अब ये तो हमने निकाल ली फ्रैक्शंस, px को हमने फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख दिया। जैसे मान लो कि कोई संख्या 10 थी तो उसको हमने 2 गुणा 5 में लिख दिया, ठीक है, यही होता है फ्रैक्शन। तो ये जो इक्वेशन थी उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। तो अब मैं जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो ये फ्रैक्शंस जो है मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि वो जो मैं बताऊंगा वो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता। तो वो क्या है, शून्यांक, ठीक है, बहुपद का शून्यांक, या इसको हम बोलते हैं जीरोस, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं, सॉरी, ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, चर राशि का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। तो चर और अचर राशि तो आप जानते होंगे, जैसे कि x, ये वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चर राशि। और जैसे a, b और c तो क्या है, a, b, c, ये क्या है, अचर राशि है, ठीक है, ये हम पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। चर राशि का मतलब है जिसकी वैल्यू बदलती रहे, ठीक है, और अचर राशि जो जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, वो फिक्स वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो चर राशि का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है। तो चर राशि कौन सी है, x, ठीक है। अब x क्या वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। तो हम मान लेते हैं कि px पहले से 0 है, हम मान लेते हैं, जैसे हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है कि x क्या वह मान जिस पे px 0 हो जाए। तो हम अगर px को 0 रख दें और इस इक्वेशन को सोल्व करें तो x का मान आ जाएगा। तो इसके हमने फ्रैक्शंस तो पहले ही कर रखते हैं, करके रखे हैं, x प्लस 2, x प्लस 5, ठीक है। अब इसको हम मान लो 0 रख देते हैं, तो इसके फ्रैक्शन क्या है, x प्लस 5 और x प्लस 2 पहले से हमने कर रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर दो संख्याएं मान लो गुणा हो रही है, a इंटू बी हो रही है, ठीक है, और इसके बराबर है 0, तो क्या होगा,
या तो ये 0 होगा तो 0 गुणा b होगा तो 0 आ जाएगा, या फिर क्या होगा b 0 होगा, b को a से गुणा करें तो भी 0 आ जाएगा। इसी केस में क्या हो रहा है, या तो x + 5 0 होगा या फिर क्या होगा x + 2 0 होगा। तो इन दोनों को हम 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। तो पहले हम x + 5 को 0 रखते हैं और फिर क्या रखते हैं x + 2 को 0 रखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ 0 रखा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर -5 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर -2 हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई, यानी x बराबर -5 भी आ गया और x बराबर -2 भी आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था, चर राशि का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, यानी इसमें दो वैल्यू आ रही है x की, -5 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है, यानी कि इस इक्वेशन की शून्यांक कितने हो गए -5 और -2। अब इस जो ये लिखा हुआ है कि वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे, अब मान लो ये बहुपद है, x का मान -5 है, तो इसको रख के देख लेते हैं कि वाकई में 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो p -5 px लिखते हैं, तो p -5 रख दिया क्योंकि हम x का मान -5 लेके चल रहे हैं, बराबर x², x का मान -5, इसको स्क्वायर। दूसरा क्या है 7x + 7, x का मान -5 + 10, इसको सोल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का प्लस 7 पंजे 35 माइनस का 35 प्लस 10। अब 10 और 25 क्या है, प्लस का 35 हो जाएगा +35 और -35, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो शून्यांक आपको समझ में आ गया होगा, चर राशि का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 कर दे। अब x बराबर -2 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, शून्यांक हमने पढ़ लिए। अब जैसे इस इक्वेशन के हमने शून्यांक निकाले थे, x² + 7x + 10, इसके शून्यांक क्या आए थे, x बराबर -5 आया था, दूसरा क्या आया था -2, ये शून्यांक आए थे। दूसरा है, दूसरी मान लेते हैं हम, एक इक्वेशन है ax² + bx + c, ये एक इक्वेशन है px बराबर, ठीक है, px बराबर, ये भी px बराबर, ये एक इक्वेशन है मान लो। तो इसके शून्यांक हम मान लेते हैं, माना शून्यांक बराबर α, β। मान लो इसके 2 शून्यांक आएंगे, अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा, क्योंकि इसको हम सोल्व तो कर नहीं सकते, तो एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा, ये हम मान के चलते हैं। दूसरा क्या होता है, अब इसमें ये तो हमने मान लिया, अब हम देखते हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के मध्य मध्य जो संबंध क्या होता है। तो इसमें पहले ये देखते हैं, शून्यांक तो हमने पढ़ लिए, शून्यांक क्या होते हैं वो समझ में आ गया क्या होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पहले इस लाइन को मैं लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है, इसको लिख देते हैं ऐसे, हिंदी में इसको लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो शून्यांक तो आपको समझ में आ गया क्या होता है, जो 0 कर दे किसी भी इक्वेशन को। गुणांक समझ लेते हैं। गुणांक जो होता है x के साथ में जो भी राशि आ रही है, जैसे x² के साथ में क्या आ रहा है, इसमें x² के साथ में क्या आ रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x² का गुणांक क्या है, a है, और x के साथ b आ रहा है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो गुणांक जो होता है वो चर राशि के साथ में जो भी मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ में, वो उसका गुणांक होता है। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया और एक्स का गुणांक बी हो गया। तो हमने बुक में क्या दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है एल्फा प्लस बीटा। अगर हम करते हैं तो क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए आता है, ठीक है। और एल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो क्या आता है, सी अपॉन ए आता है, ठीक है। तो अगर इसको हमें प्रूफ करना है कि भाई ए कैसे आता है, प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो हम प्रूफ कैसे करते हैं, जैसे इस इक्वेशन में हमने मान निकाल के रखे हैं, शून्यांक कितने आ रहे हैं, -5 आ रहा है और -2 आ रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं ये तो एल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि शून्यांक को ही तो माना था हमने, माना शून्यांक है एल्फा और बीटा किसी भी इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने एल्फा 5 को एल्फा लिख दिया और 2 को बीटा लिख दिया, तो -5 और -2, ठीक है। पहले इसको प्रूफ करते हैं हम, ठीक है। और साथ के साथ एल्फा इंटू बीटा को भी हम प्रूफ कर लेंगे, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, एल्फा और बीटा का मान रखेंगे, -5 एल्फा का मान और -2 बीटा का मान बराबर माइनस बी क्या है, माइनस बी, तो माइनस को तो अभी रहने देते हैं, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, ठीक है। तो बी की वैल्यू इसमें कितनी है, एक्स का गुणांक इसमें कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। माइनस को अंदर लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जब कोई नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 लगा देंगे। इधर -5 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। इधर कितना आएगा, -7 आ जाए। तो ये क्या है, प्रूव है, हमने प्रूव करके देख लिया कि भाई जो शून्यांकों का योग होता है वो -b/a के बराबर होता है या नहीं। तो हमने क्या, इस इक्वेशन के शून्यांक हमारे पास है और गुणांक भी हमारे पास है, शून्यांकों का मान रख दिया एक तरफ गुणांकों का मान रख दिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया। दूसरा क्या है, शून्यांकों का गुणा और उनका रिलेशन किसके साथ, जो है गुणांकों के साथ। तो शून्यांकों का पहले गुणा करेंगे, -5 गुणा -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10। इस इक्वेशन को आप इसके साथ मैच करके देखिए, ठीक है, x² + bx + c, ठीक है। तो ax² यानी कि a की वैल्यू 1, bx यानी कि b की जगह यहाँ कितना आ रहा है, 7, c की जगह यहाँ 10 आ रहा है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है, 10 बटे में a की वैल्यू कितनी है, 1, 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इधर क्या 10, तो ये भी प्रूव्ड है, ठीक है। ये भी क्या है, प्रूव्ड हो रहा है ये भी कि हाँ भाई जो किताब में दे रखा है वो सही है, ये भी क्या हमने प्रूव करके देख लिया। अब देखो ये जो रिलेशन है आपको कैसे काम करता है, देखो जैसे मान लो हमारे पास पहले पता नहीं था हमें कि रिलेशन, अब अगले हम लेक्चर में देखेंगे इसकी इक्वेशंस, यानी कि जो एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चंस है, 2.2 में जो क्वेश्चंस है उसको हम सोल्व करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ठीक है।